आ जाओ शेरों। कहाँ घूम रहे हैं आज मेरे शेर? किधर रह गए? आ जाओ, अब तो यूपी टेट का नोटिफिकेशन भी आ गया। अब तो बात ही क्या है, अब तो पढ़ने में पूरा पूरा ध्यान लगेगा, जोरदारी से लगेगा, है ना। आ जाओ भैया जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ 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 जाओ, जबरदस्त जबरदस्त। आ जाओ बेटा, आ जाओ। बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। राधे राधे। ईद है ना आज? ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, जय माता दी। दोनों चीजें साथ चल रही हैं। न्यू स्टूडेंट का स्वागत, पुरानों को एकदम बढ़िया तरीके से। हाँ जी हाँ जी, हैप्पी ईद, हैप्पी ईद। ईद मुबारक बोलो, हैप्पी वैप्पी क्या लगाते हो? जैसे जय माता दी बोलते हैं हम, ऐसे बोलो ना, ईद मुबारक। हैप्पी तो क्या होता है? हैप्पी तो ईस्टर होता है। ठीक है ना। तो ईद मुबारक होती है, ठीक है ना। हैप्पी ईद नहीं होती। अभी कह रही हूँ ईद क्या होती है? मुबारक होती है। तो मुबारक करे ईद को। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, कौन सी वाली? मीठी वाली है या वैसी वाली है? आ जाए बिरयानी वाली। बहुत बढ़िया। बीएड का भी एग्जाम है मई में और यूपी टेट भी। भाई देखो, ये तो समस्याएं जीवन भर रहेंगी कि बच्चे भी रो रहे हैं और पढ़ाई भी करनी है। ये भी होगा, ठीक है ना। बीएड भी रहेगा और ये भी। हैप्पी गणगौर बेटा। अच्छा, गणगौर है इस समय? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। राजस्थान का गणगौर। ठीक साहब, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी, जय माता दी, हैप्पी गणगौर, है ना। ईद मुबारक, सब हो गया आपका। ठीक, हाँ जी। डाउट अगर कोई पूछना है तो पूछ लीजिए, क्योंकि फिर मैं बोलने की आजादी छीन के पूरा कंसंट्रेशन यहाँ कराऊंगी। पूछो, कोई डाउट किसी का था? कुछ बुढ़िया बुढ़िया पूछ रही थी, है ना, वो बताओ। बाबू मेरे से हाथ जुड़वा ले, आजिम साहब। क्यों कह रहा है ईवीएस की क्लास कब चलेगी? मैं मेरे को पढ़ा लेने दे यार। गरीब आदमी पढ़ाना चाह रहा है। ईवीएस की क्लास चल जाएगी, 101% चलेगी। जब उनकी चलेगी तो तुम्हारी भी चलेगी। तो निश्चित रहो, ठीक है ना। हाँ बताओ। हाँ, यूट्यूब पर क्लास चलती है संडे को, उसका प्लेलिस्ट बनवा दीजिए। बनवा देंगे अंकित। कल की क्लास शाम 6 बजे चलेगी, पहुंच जाना चुपचाप से। चैनल क्या है? टीचिंग एग्जाम TW है, उस पर पहुंचना, ठीक है ना। क्लियर। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, कल संडे में क्लास होगी, ठीक है ना। कल संडे में क्लास होगी, 101%, ठीक है ना। बेबी कैसे कम करें? बेबी कैसे कम कर सकते हो? जब हो गए बच्चे तो उनको कम कैसे कर सकते हो बेटा? OTR कब होगा? क्या 27 मार्च के बाद नहीं हो सकता? नहीं, OTR तो होता रहता है। ऐसा नहीं है, अरे पगली औलादों, 27 मार्च से फॉर्म भरना शुरू है, तो आप फॉर्म भरने से पहले ही OTR कर सकते हो, है ना। मेरी बात समझ रहे हो? OTR का मतलब आयोग की वेबसाइट पर आपने अपने आप को रजिस्टर कर दिया। OTR, इसको बोलते हैं OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। फॉर्म भरना अलग से, OTR उससे पहले होता है। आप 27 के बाद भी OTR कर सकते हो, किसने मना किया? आराम से। मैं कह रही हूँ लास्ट डेट है आपके फॉर्म के साथ फीस जमा कराने की, 1 मई। तुम उससे 2 दिन पहले OTR भरो, 1 दिन, फिर उसके बाद OTR भर के। लेकिन दिक्कत एक होती है कि OTR के बाद 72 घंटे का ना टाइम पीरियड लग जाता है, कि OTR भरने के बाद आप इतने घंटे इतने दिन बाद आप फॉर्म भर सकते हो। तो बच्चा ना हैपेजर्ड से बचता है, बस इतना मुद्दा है, ठीक है ना। चलिए चलिए, ये वाली बातें ही हैं आपके पास, और कोई टॉपिक नहीं है। तो मैं आपकी थोड़ी सी बोलने की आजादी छीनती हूँ, क्योंकि आपके कंटिन्यूस जो क्वेश्चन होते हैं वो यही होते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास कब चलेगी। तो जाहिर सी बात है, आपका बायो वाला टीचर जब बायो कंप्लीट करा देगा तब चलेगी। मैम संस्कृत की और जो भी आप बोल रहे हो उसकी क्लास कब चलेगी? तो जो आपकी हिंदी की टीचर है वही आपकी संस्कृत की टीचर है, तो वो जब आपका हिंदी का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे तब संस्कृत चलाएंगे। फिर बात अगर मैं निकाल के लेके आऊं कि ईवीएस की क्लास कब चलेगी, तो ईवीएस की क्लास तब चलेगी ना जब किसी एक का सिलेबस थोड़ा सा कम हो जाएगा, आप पे भी थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हो? क्लास कब चलेगी और तुमने याद कितना किया, पहले उसमें थोड़ा सा एक बैलेंस बना दो। डिसोनेंस नहीं होना चाहिए, है ना। मैं कल एग्जाम, मतलब मैं कल आपका टेस्ट लूं, है ना। आपको पता है टीचिंग एग्जाम TW है शाम 6 बजे यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब का नाम क्या है चैनल का? टीचिंग एग्जाम TW है। यूट्यूब चैनल पर कल यानी संडे शाम 6 बजे CDP का प्रैक्टिस सेट लगाया है ना, शाम 6 बजे। और जीन प्याजे और वाइगॉट्स की ही पढ़ाऊंगी। मैं ये कह रही हूं, तुम, मैं जितना पढ़ा रही हूं उसके हिसाब से क्वेश्चन के जवाब दे देना, उसको अप्लाई करके क्वेश्चन के जवाब दे देना। मैं फिर मान जाऊंगी कि हाँ भाई, ये तो साथ के साथ अपना रिवीजन भी कर रहे हैं, इनके लिए 4 क्लासेस और लगा दो। तो बेटा यार, जो समय मिल रहा है उसको पहले पचाने में लगाओ, ताकि जो मोस्ट डिफिकल्ट पोर्शन है वो खत्म हो जाए।
ईवीएस की क्लास कब चलेगी? ईवीएस की क्लास पॉलिटी जो चल रही है ना 1 to 5 में, वो ईवीएस का ही हिस्सा है। हिस्ट्री जो चल रही है वो ईवीएस का ही हिस्सा है। बात को समझो, इसीलिए वो आपको दिख रही है। और क्या अलग से ईवीएस आप क्या मानते हो? ये कोई सीटेट की ईवीएस है जो आपको लगता है वही 6 थीम आएंगी और काम खत्म हो जाएगा? भाई इनकी ईवीएस में पॉलिटी भी है, इनकी ईवीएस में हिस्ट्री भी है, इनकी ईवीएस में ज्योग्राफी भी है। समझ गए मेरी बात को? तो ईवीएस चल रही है। और कैसे चलवाओगे भाई, मुझे ये बताओ। ये बात मैंने पहले भी बताई है, ये बात मैंने अब भी बताई है। और कैसे ईवीएस चाहिए तुम्हें? ऐसा थोड़ी ना है। ईवीएस के जितने पोर्शन है, बहुत बड़ा सिलेबस है मेरे भाई ईवीएस का। इस यूपीटेट के एग्जाम में ईवीएस का सिलेबस बिल्कुल वास्ट तरीके से पूछा जाता है। इसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, उठा के देख लो प्रीवियस ईयर के, और पॉलिटी भी है। तो वो चल तो रहा है आपका। और क्या चलाना चाह रहे हो? रिवीजन कर लो ना साथ के साथ। आ जाओ, हम जीन पियाजे पे चल रहे थे साथ। तो मैं जीन पियाजे की दूसरी स्टेज पर बात कर चुकी थी, मैं जीन पियाजे की तीसरी स्टेज पे थी, मुझे जितना याद है ना। मैं जीन पियाजे की थर्ड स्टेज पे थी। और थर्ड स्टेज यानी कि जो तीसरी स्टेज है, जिसको हम क्या कहते हैं गुड्डा? जिसको हम कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, में उस पे थी गुड्डा। थर्ड स्टेज को हम क्या कहते हैं? मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। उसको भी मैंने बता दिया था, उसमें एक आध दो चीजें मुझे तुम्हें बतानी रह गई थी। उसमें मैंने तुम्हें ये बता दिया था, मैं हेडिंग लिख रही हूँ ताकि तुम्हें याद रहेगा। मैंने तुम्हें ये बता दिया था संरक्षण क्या होता है, कि जब बच्चा ये समझ जाए, कंजर्वेशन क्या होता है गुड्डा? जब बच्चा ये समझ जाए कि अगर मैंने किसी चीज में कुछ जोड़ा नहीं, कुछ घटाया नहीं, तो उसका शेप बदल सकता है, साइज बदल सकता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी सेम रहेगी। ये है अंगूठी 10 ग्राम की अगर हो या 5 ग्राम की हो, मुझे नहीं पता कितने ग्राम की, या 2 ग्राम की हो, तो अगर मैंने इसमें एक्स्ट्रा सोना जोड़ा नहीं, इसमें से घटाया नहीं, तो अब मैं इसको चाहे लंबा करके अपनी नोज पिन बनवा लूं, चाहे मैं कान का ईयरिंग बनवा लूं, रहेगा तो उतना ही ना। तो ये लॉजिक कब पैदा होगा? जब बच्चा कब आ जाएगा? 7 से लेकर 11 साल का होगा, यानी ठोस यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगा। कंजर्वेशन में 2 चीजें शामिल होती है, पलटना, पलटावीकरण। पलटावीकरण यानी बच्चा अपने दिमाग में चीजों को वापस से बैक कर सकता है, कि वापस उस नोज पिन से अगर ये बना लिया जाए तो वापस वही है। और दूसरा जिसे हम बोलते हैं विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, कि बच्चा एक चीज की तुलना में दूसरी चीजों पर भी ध्यान देता है। दूसरा मैंने कहा था बच्चा वर्गीकरण करना जानता है, चीजों को गुणों के आधार पर बांटना जानता है। बच्चे के अंदर क्रमबद्धता, सीरिएशन होती है, कि बच्चा ये जानता है कि मैं चीजों को क्रम में कैसे लगा सकता हूँ। सीरिएशन होती है कि बच्चा ये जानता है कि मैं वस्तुओं को क्रम में कैसे लगा सकता हूँ। और नेक्स्ट चीज जो मैंने आपको बताई थी, वो बताई थी सकर्मक अनुमान। क्या बताई थी? सकर्मक अनुमान, जिसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव इन्फेरेंस। बच्चा चीजों के बीच में क्या बता सकता है? बच्चा चीजों के बीच में ट्रांजिटिव इन्फेरेंस, है ना, इन्फेरेंस, ठीक है ना। बच्चा चीजों के बीच में संबंध बना सकता है। क्या कर सकता है बच्चा? चीजों के बीच में संबंध बना सकता है। क्या कर सकता है बच्चा? चीजों के बीच में क्या कर सकता है बेटा जी? संबंध बना सकता है। विकेंद्रीकरण को डिसेंट्रलाइजेशन भी बोलते हैं और एलोसेंट्रिक अप्रोच भी बोलते हैं। विकेंद्रीकरण कह लो, इसको डिसेंट्रलाइजेशन भी कह सकते हो, है ना, कि एक से ज्यादा दूसरे पहलुओं पर भी ध्यान देना, केवल लंबाई पर नहीं, चौड़ाई पर भी ध्यान दे रहा। इसी को आप एलोसेंट्रिक अप्रोच भी बोलते हो। क्या बोलते हो? एलोसेंट्रिक भी बोलते हो। हिंदी में मतलब विकेंद्रीकरण है। सकर्मक अनुमान चीजों के बीच में संबंध बता पाता है, लेकिन देख कर बता पाता है। जैसे सामने 3 डंडियां रखी हैं ए बी सी, तो बता देगा ए बी से बड़ी है, बी सी से बड़ी है, तो आसानी से बता देगा, तो ए सी से भी बड़ी होगी। तो सकर्मक अनुमान चीजों के बीच में, 2 चीजों के बीच के संबंधों को देखकर तीसरी चीज के साथ उसके संबंध को बता पाता है। तो सकर्मक अनुमान कर पाता है, यानी ट्रांजिटिव इन्फेरेंस कर पाता है। अब देखो इसमें एक और चीज जो मैंने जहां छोड़ी थी, उसको बोलते हो आप, ध्यान से सुनना मेरी बात को, उसको आप कहते हो, 5वां पॉइंट जो आप लिखोगे उसको आप कहते हो हॉरिजॉन्टल डिक्लेज। एकदम नई बात बता रही हूं, हॉरिजॉन्टल डिक्लेज, क्योंकि मेरे को प्रिपेयर ऐसा करना है, तुम कोई भी एग्जाम हो बस इन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करो गुड्डा, इनको बार बार रिवाइज करो। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज, और डिक्लेज का मतलब होता है विसंगति। क्षैतिज विसंगति, क्षैतिज ऐसे होता है बेटा, ऐसे कि ये जैसे गार्गी मैम यहाँ हैं, है ना, फिर अंकित भैया आपके यहाँ हैं, फिर हिंदी वाली आपकी जो शीतल दीदी हैं वो यहाँ है, ऐसे समझ लो। हम सब एक ही लेवल पे हैं,
हम सब एक ही लेवल पे हैं, है ना, एक ही लाइन में दिख रहे हैं ना हम तुम्हें, है ना। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि गार्गी दीदी ज्यादा बड़ी, फिर अंकित भैया उनके बाद है नंबर में, फिर उसके बाद शीतल मैम है, ऐसा थोड़ी ना होगा। हम एक ही लाइन में दिख रहे हैं, तीनों टीचर हैं। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डिक्लेज क्या होता है? जैसे मैंने बताया, बच्चा संरक्षण करना सीख जाता है। कल भी मैंने एग्जाम्पल दिया था। संरक्षण क्या होता है बेटा जी? कि बच्चा ये जानता है कि अगर मैंने किसी चीज में कुछ जोड़ा नहीं, मैंने उसमें से कुछ निकाला नहीं, घटाया नहीं, तो उसका शेप बदल सकता है, उसका साइज बदल सकता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी सेम रहेगी। क्या मतलब होता है? लेकिन उसकी क्वांटिटी यानी उसकी मात्रा बराबर रहेगी। ठीक। अच्छा, अब ये जो समझ है बच्चे में, हर जगह क्या सेम टाइम पे आ जाएगी? नहीं आएगी। जैसे मैंने बताया था, कल मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें मैंने तुम्हें 4 कंकड़ दिखाए थे अलग अलग फॉर्मेट में। तो बच्चा क्या करता है, चीजों को ध्यान से समझना, चीजों को संरक्षण, चीजों का संरक्षण करने की क्षमता, चीजों का संरक्षण जटिल से सॉरी चीजों का संरक्षण सरल से जटिल के क्रम में सीखता है। कैसे सीखता है? सरल से कठिन, जटिल का मतलब होता है कठिन, सरल से जटिल के क्रम में सीखता है। सरल से जटिल के क्रम में क्या करता है? सरल से जटिल के क्रम में सीखता है। मतलब क्या है मैम इसका? ध्यान से सुनो। मतलब पहले बच्चा संख्या का संरक्षण सीखता है। जब संख्या का संरक्षण सीख जाता है तो उसके बाद बच्चा भार या वजन का संरक्षण सीखता है। जब ये सीख जाता है तो उसके बाद बच्चा आयतन या परिमाप का संरक्षण सीखता है। और मैम अच्छे से बताओ, एक एग्जांपल ऐसा दे दो दीदी कि हमें एकदम मस्त समझ में आ जाए हॉरिजॉन्टल डिक्लेज। 7 से लेकर 11 साल की अवस्था में क्या 7 साल के बच्चे का जो बुद्धि होगी, क्या 11 साल के बच्चे की भी वही बुद्धि होगी, या 7 साल से 11 साल के बच्चे के पास ज्यादा बुद्धि होगी? बताओ मुझे। अगर मैं कहती हूं कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, यानी कि तीसरी स्टेज में बच्चा संरक्षण करने लगता है, उसमें लॉजिकल चिंतन पैदा हो जाता है, वो हर बात के पीछे अच्छा तर्क दे सकता है। तो तुमने कहा हाँ, लेकिन 7 साल का बच्चा जो काम कर सकता है, क्या वो 11 साल में भी वही काम कर रहा होगा? नहीं कर रहा होगा ना। धीरे धीरे बुद्धि बढ़ेगी, मैच्योरिटी, मेंटली मैच्योरिटी और आएगी, सोचने की क्वालिटी में और परिवर्तन आएगा। तो इसी बात को हॉरिजॉन्टल डिक्लेज कहा जाता है कि बच्चा जो संरक्षण करना जानता है, पहले संख्या का संरक्षण सीखेगा 7 साल के अंदर, 9-10 साल के अंदर, 9 साल में आएगा तो चीजों का वजन के हिसाब से संरक्षण सीखेगा कि भैया ये बेली हुई रोटी और ये लोई बनी हुई, ये दोनों बराबर हैं, है ना। कैसे? कि दोनों का वजन 10 ग्राम है, इसी लोई से हमने ये रोटी बेली है। फिर वजन का कंसेप्ट सीखेगा। फिर उसके बाद जब 10-11 साल में आ जाएगा तो कोई चीज कितना स्थान घेरती है, आयत का, परिमाप का, इसके हिसाब से संरक्षण सीखेगा। तो इस संरक्षण को ही सीखने में सरल से कठिन की तरफ ये इसने लॉजिक लगाना शुरू किया है। इसको बोलते हैं क्षैतिज विसंगति, हॉरिजॉन्टल डिक्लेज कहते हैं। ये भी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। अब हम बात करेंगे चौथी स्टेज की, फोर्थ स्टेज का नाम बताओ, क्या नाम है चौथी स्टेज का? तो चौथी स्टेज का नाम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। मेरी बात को ध्यान से समझना भैया, चौथी स्टेज का नाम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्या नाम है? चौथी स्टेज का नाम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी इसको हम बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्या बोलते हैं? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हम इसको बोलते हैं। कब से? 11 से लेकर आगे 15 साल तक भी जा सकती है, कई जगह किताबों में 12 भी दिखता है, 11 प्लस लिख के मैंने छोड़ दिया। इस स्टेज में बच्चा क्या करता है? तो आप कहोगे अमूर्त चीजों पर, यानी जो चीजें दिखाई नहीं देती, अब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त चीजों यानी अब्स्ट्रैक्ट, क्या कहोगे? अब्स्ट्रैक्ट चीजें, अमूर्त चीजों पर क्या लगता है? तर्क लगाना। अमूर्त चीजों पर तर्क लगाना, यानी तार्किक चिंतन अब अमूर्त चीजों पर होगा। अब यहां पर क्योंकि बच्चे की विचार करने की शक्ति कैसी है, तो आप कहोगे दीदी यहां पर बच्चे की विचार करने की शक्ति उच्च है। क्या कहोगे? बच्चे की विचार करने की शक्ति कैसी है? तो आप कहना विचार करने की शक्ति उच्च, उच्च का मतलब ऊपर है पहले की तुलना में। आपसे मैं कहूं कल्पना करने की शक्ति,
बच्चे की कल्पना करने की शक्ति कैसी है? तो कहना दीदी उच्च है, कल्पना करने की शक्ति भी पहले से बेहतर हो गई है। अब मैं आपसे कहूं कि बच्चे के अंदर क्या कहते हैं समस्याओं का समाधान करने की शक्ति कैसी है? तो आप कहना पहले की तुलना में बहुत बेहतर है। तो समस्या समाधान करने की शक्ति कैसी है बेटा जी? समस्या समाधान करने की शक्ति पहले की स्टेजेस की तुलना में बहुत अच्छी है। तो समस्या का समाधान भी पहले से ज्यादा अच्छे तरीके से करेगा, क्योंकि पिछली स्टेजेस की तुलना में अब ये और मेंटली मैच्योर हो गया है। इसकी सोचने की, तर्क करने की, डिस्कशन करने की जो क्वालिटी है उसमें परिवर्तन आ गया है। कल्पना करने की शक्ति और बेहतर, विचार करने की शक्ति और बेहतर। ठीक सा? अच्छा, यहां और क्या करता है ये बच्चा? तो कहना परिकल्पनात्मक निगमन करता है। क्या करता है? परिकल्पनात्मक निगमन। ये क्या होता है दीदी? हाइपोथेटिकल डिडक्शन। क्या करता है? मतलब हाइपोथेटिकल डिडक्शन करता है, परिकल्पनात्मक निगमन करता है। डिडक्शन, ये यू है, डिडक्शन, हाइपोथेटिकल डिडक्शन करता है। इसका मतलब कि अमूर्त चीजें है ना, कि अगर सारा तेल खत्म हो जाए तो क्या होगा, है ना, तो बताएगा यार ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आएगी, चीजें महंगी हो जाएंगी, कोई व्यक्ति बीमार होगा तो उसको हॉस्पिटल नहीं ले जा पाएंगे, सारी व्यवस्था ठप हो जाएगी, हर चीज ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये हो तो नहीं रही, लेकिन सोच रहे हैं हम, अमूर्त विचार है, अगर ऐसा हो तो क्या होगा। तो ऐसी चीजों के संभावित समाधान सोचना, इसको बोलते हैं परिकल्पनात्मक निगमन। यानी समस्याओं के, कोई भी समस्या हो उसकी परिकल्पना करना, समस्याओं के संभावित कि क्या पॉसिबल इसके समाधान हो सकते हैं, समस्याओं के संभावित समाधान, समस्याओं के संभावित समाधान यानी पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढना। क्या ढूंढना बेटा जी? पॉसिबल सॉल्यूशन निकालना, संभावित समाधान यानी पॉसिबल सॉल्यूशन निकालना। अमूर्त चीजों पर ऐसे तर्क करता है। और क्या करता है इस स्टेज में बच्चा? तो लिखना प्रस्तावक सोच। इसकी सोच कैसी होती है? तो कहना इसकी सोच होती है प्रस्तावक। प्रस्तावक सोच का मतलब क्या हो गया बेटा जी? समझ गए ना मेरी बात को? प्रस्तावक सोच मतलब क्या हो गया? मतलब क्या हो गया? प्रस्तावक सोच का मतलब क्या हो गया? प्रपोजिशनल, क्या कहोगे? प्रपोजिशनल, प्रपोजिशनल थिंकिंग होती है। प्रपोजिशनल थिंकिंग का मतलब, प्रस्तावक सोच का मतलब क्या? प्रपोजिशनल थिंकिंग का मतलब रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन कर पाता है जो अमूर्त होते हैं। जैसे आप रीजनिंग के वो क्वेश्चन करते हो ना, जैसे कि कुछ मनुष्य मछलियां हैं, कुछ मनुष्य क्या हैं? मछलियां हैं, कुछ मनुष्य मछलियां हैं, ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में करते हो ना। सभी मछलियां, दूसरा स्टेटमेंट लिखा रहता है, सभी मछलियां बुद्धिमान हैं, सभी मछलियां क्या हैं? बुद्धिमान हैं। कुछ मनुष्य मछलियां हैं, सभी मछलियां बुद्धिमान हैं, और फिर तो सभी मनुष्य बुद्धिमान हैं या नहीं? तो सभी मनुष्य बुद्धिमान हैं या नहीं? तो क्या सभी मनुष्य बुद्धिमान हैं? ऐसी बात बता पाना। तो क्या सभी मनुष्य बुद्धिमान हैं, ये बता पाना, इसको हम बोलते हैं प्रपोजिशनल थिंकिंग। ऐसे क्वेश्चन कर पाएगा, यानी रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन जिनमें अमूर्तता है। क्या तुमने कभी मनुष्य को मछलियां बनते हुए देखा? मुझे बताओ। टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, जो टॉपिक नहीं समझ में आया बोलने की आजादी दी जाती है। क्या आपने कभी किसी मनुष्य को मछली बनते देखा? नहीं देखा। क्या आपने कभी ये देखा किसी मछली ने निकल के कहा, ओ भैया जी सॉरी, अरे आपका तो यूपी टेट का एग्जाम है, आप मछली मछली खेलने आए हो भैया जी? तो आपको कह दिया कि बुद्धिमानिता आपने देखी। लॉजिक पे लॉजिक, हाँ बिल्कुल, जैसे हम स्लॉगिज्म बोलते हैं उसके क्वेश्चन। तो ये कब आएंगे? जब बच्चा 11 साल से ऊपर का है, यानी 6ठी 7वीं क्लास का बच्चा है, तब जाके उसके अंदर ये चीज आती है। ठीक है ना? तब जाके उसके अंदर ये चीज आती है। टॉपिक से रिलेटेड बात पूछेंगे, ओटीआर या जो भी है उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। कोई डाउट होगा तो मैं और बता दूंगी, लेकिन क्लास में इस टॉपिक को समझ लो अच्छे से। ठीक है ना? क्लियर हो गया? अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है ना? क्लियर हो गया? एकदम अच्छे से समझ में आ गया? हाँ,
अच्छे से समझ में आ गया, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया, अच्छे से मतलब एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया, एकदम बढ़िया। ठीक, आ जाओ भैया साहब। तो प्रस्तावक सोच यानी क्या कहेंगे, प्रपोजिशनल थिंकिंग होती है। क्या होती है, प्रस्तावक सोच यानी कि आपकी, हाँ बिल्कुल, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे आपकी प्रपोजिशनल थिंकिंग होती है। कोई दिक्कत यहाँ पर, किसका मतलब नहीं समझ में आया, क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब जो सेम लाइन पे हो, क्षितिज जिसे बोलते हैं हिंदी में, जो सेम लाइन पर हो, है ना, ऐसे जो लाइन होती है लेटी हुई लाइन, उसको हम बोलते हैं क्षितिज, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। जैसे मैं भी, अंकित भैया भी, शीतल मैम भी, हम तीनों टीचर हैं। ये तो नहीं कहोगे कौन बड़ा टीचर कौन छोटा टीचर, हम तीनों टीचर हैं। तो अब ऐसे ही बच्चा जब संरक्षण करना सीखता है ना, तो संरक्षण करना सीख रहा है, लेकिन संरक्षण का ही एक भाव है, जैसे हम तीनों टीचर हैं, लेकिन एक ही बार में संरक्षण करना नहीं सीख रहा। पहले आसानी से सीडीपी समझ ली, फिर ईवीएस समझी, फिर जब 11 साल का हुआ तब जाके संस्कृत समझ रहा है। तो ये हो गया, ठीक है ना, क्लियर हो गया, आगे बढ़े। हाँ ठीक है ना, कल बता दिया मैंने सकर्मक अनुमान आपका किस में आता है, आज भी मैंने लिखा दिया सकर्मक अनुमान कहाँ आता है, मूर्त ठोस संक्रियात्मक में, क्योंकि चीजों को देखकर जब आप अनुमान बताओगे, संबंध बताओगे, तो आप उसको यहां लोगे। और जब यही क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए कि बच्चा बिना देखे चीजों के बीच में संबंध बता दे रहा है, तो आप अमूर्त में ले लोगे उसको, बात खत्म हो जाती है। ठीक, बात समझ में सबको आई, सबको अच्छे से समझ में आई, बहुत अच्छा। तो अब जीन पियाजे साहब की कुछ बातों को बहुत ध्यान से समझ लेना, वरना नुकसान में जाओगे, कल की क्लास में जीन पियाजे ही गलत कर दोगे। और कल का टॉपिक मैंने जीन पियाजे और वाइगॉट्स्की दोनों रखे हैं। जीन पियाजे जो आज खत्म हो जाएंगे, और वाइगॉट्स्की जो तुमने अभी पढ़े नहीं है, ठीक है ना बेटा। नॉम चॉम्स्की को तब लूंगी जब मैं जीन पियाजे और वाइगॉट्स्की के भाषा विचार के बारे में आपको पढ़ा चुकी होंगी, तभी मैं आपको नॉम चॉम्स्की भी पढ़ा दूंगी। अब ध्यान से सुनना है, जीन पियाजे ने एक बात कही कि बच्चे का मानसिक विकास होता कैसे है। तो इन्होंने कहा कि भैया देखो, बच्चा जो भी, एक टर्म दिया उन्होंने, स्कीमा, बहुत फेवरेट टॉपिक है। क्या नाम दिया, स्कीमा। क्या नाम दिया, स्कीमा। इसकी उसकी मां नहीं कि इसकी मां या उसकी मां, इसकी या उसकी मां नहीं, हाँ, ऑपरेशन ऑफ ऑपरेशन, प्रपोजिशनल थिंकिंग उसे बोलते हैं, संक्रियाओं पर संक्रिया करना, यानी जब लॉजिक पे लॉजिक लगाना सीख जाए, ठीक है। आ जाओ, तो स्कीमा क्या होता है बेटा जी, तो हम कहेंगे स्कीमा, जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं अपने दिमाग में, उसको सेट करते हैं, तो दिमाग में उपस्थित इंफॉर्मेशन स्कीमा कहलाती है। तो आपके दिमाग में जो सूचनाओं का पैकेट है, क्या कहोगे, सूचनाओं का पैकेट, आपके दिमाग में जो सूचनाओं का पैकेट है, उसको हम क्या कहते हैं, स्कीमा। या आप किसी भी चीज के बारे में जो इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रखते हो, उसको हम स्कीमा कहते हैं। जैसे किसी बच्चे के दिमाग में ये स्कीमा है कि बैच खरीद लेने से ही मैं क्या हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा, मैं चलती क्लास में अपनी व्यक्तिगत मुद्दों पर बात करने से ही और मेरे को टॉपिक पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब उसके दिमाग में ये स्कीमा गलत है। सही स्कीमा क्या है कि जब क्लास चले तो पूरा फोकस किस पे हो, टॉपिक के ऊपर हो। जिस भी बच्चे को लगता है मेरी व्यक्तिगत समस्या है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, उसको वो बाद में पूछ सकता है, अलग से पूछ सकता है, बहुत ज्यादा जरूरी लगे तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछ सकता है। लेकिन ये स्कीमा तो क्या हो जाएगा, गलत। तो स्कीमा का मतलब दिमाग में जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं स्कीमा, यानी आपके दिमाग में सूचनाओं का पैकेट स्कीमा कहलाता है। ठीक, अब भैया बेटा जी, स्कीमा जब भी हम रखते हैं दिमाग में आता है, तो जैसे जैसे आप ज्ञान इंफॉर्मेशन लेते जाते हो, वैसे वैसे आपका स्कीमा और मजबूत होता जाता है। आपको जो चीज अभी पता लगती हो, है ना, फिर आप उसमें नई चीजें जोड़ते जाओगे, तो आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन और बैठती जाएगी, तो आपका स्कीमा और मजबूत होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा। ठीक है साहब। अब कई बार स्कीमा सही भी हो सकता है, कई बार स्कीमा गलत भी हो सकता है, दोनों तरीके का हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। होता क्या है, जब भी हम नॉलेज लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, या जब भी हम क्या बनाते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं अपने दिमाग में, जो हमें ज्ञान मिल रहा है उसको जो हम जैसे समझ रहे हैं, जैसे ऐसे समझो, आपके घर में अलमारी होगी, आपके घर में क्या होगी, अलमारी होगी। आप अलमारी में एक जगह अपने मोजे रखते हो, एक जगह हैंकी रखते हो, टाई रखते हो, कपड़े रखते हो, पैंट रखते हो, शर्ट रखते हो, अलग अलग जगह पे रखते हो। क्या करते हो, अलग अलग जगह पर रखते हो, ठीक है ना। तो बच्चा क्या करता है, अलग अलग जगह पर अपनी चीजों को रखता है। अब जब बच्चा अपनी सारी चीजों को अलग अलग जगह रखता है,
तो उसको पता है कि कौन सी चीज कहाँ पर है, वो 2 मिनट में उसको वहां से निकाल लेगा। ठीक, अब कई बार सही भी हो सकता है, कई बार गलत भी हो सकता है। तो जब भी हम कोई चीज इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, ज्ञान बनाते हैं, हमारे को स्कीमा बनता है हमारे दिमाग में, तो 2 घटनाएं घटती हैं। ध्यान से समझना क्या होती हैं। कभी भी जब भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, स्कीमा बनाते हैं, 2 घटनाएं घटती हैं। मेरे साथ बोलो, कितनी घटनाएं घटती हैं? बोलो मेरे साथ, 2 घटनाएं घटती हैं। कितनी घटनाएं घटती हैं? 2। पहली, जिसको हम बोलते हैं संगठन। क्या बोलते हैं? संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन। संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरी को हम बोलते हैं बेटा जी, क्या बोलते हैं? अनुकूलन यानी अडॉप्टेशन। दूसरी को हम बोलते हैं अनुकूलन यानी अडॉप्टेशन। दूसरी को क्या कहते हैं? अनुकूलन यानी अडॉप्टेशन। संगठन का मतलब हम अपने दिमाग में है ना, हर बार नई नॉलेज को जोड़ते जाते हैं, हर बार नई नॉलेज को जोड़ते जाते हैं। पहले से ही हमारे पास अपना पुराना स्कीमा था, यानी किसी चीज को लेकर हमारी अपनी ज्ञान था, उसमें हमने प्लस कर दिया नया ज्ञान, है ना, नया ज्ञान। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पुराने ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ गया, संगठित हो गया। पूरे जीवन भर हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो इस तरीके से हम अपने स्कीमा को ऑर्गेनाइज करते जाते हैं, संगठित करते जाते हैं। पहले जो नॉलेज थी उसमें हमने और चीजें जोड़ दी। क्या कर दिया? पहले से जो हमारी नॉलेज थी उसमें जोड़ दिया। लेकिन याद रखना, संगठन में सही स्कीमा आता है। याद रखना, इसमें कोई भी स्कीमा, कोई भी नॉलेज गलत नहीं आएगी, इसमें सही स्कीमा होता है। यानी आपकी जो पहले से नॉलेज थी उसमें आपने सही स्कीमा, नई नॉलेज, नई इंफॉर्मेशन जो कि सही थी, गलत इंफॉर्मेशन ने उसको बैठा दिया। इस तरीके से आपने अपनी नॉलेज को बढ़ा दिया और बढ़ा दिया और बढ़ा दिया। आप ऐसे समझो, आप पहले से थोड़ा बहुत डीएलएड में, बीएड में जीन पियाजे को बहुत पहले कभी से पढ़ के बैठे थे। उस नॉलेज में मैंने अब कुछ नई चीजें जोड़ दी। आपने पहले से पढ़ रखा था, उसमें मैंने नया जोड़ दिया, तो पुराने में नया जोड़ दिया। और मैंने जो आपको जुड़वाया, आपको जो इंफॉर्मेशन दी, वो गलत इंफॉर्मेशन नहीं, सही इंफॉर्मेशन दी। तो पुरानी नॉलेज में नई इंफॉर्मेशन जुड़ जाएगी। ऐसे ही आप जीवन भर नॉलेज इकट्ठे करते रहोगे। और एक और एग्जांपल देती हूँ। एक छोटा सा बच्चा था, शुरुआत में उससे पूछा गया आपका नाम क्या? उसको क्या सिखाया गया कि बेटा आपका नाम स्वास्तिक है, ठीक है, आपकी मम्मी का नाम गार्गी, आपके पापा का नाम विनय, आपकी नानी का नाम मधु, वो सिखाया गया उसको। ठीक, उसी में और चीजें भी जोड़ी गई। आपके घर का नंबर याद कराया गया। सही ही स्कीमा जुड़ेगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे बच्चे को क्या दिया गया? बच्चे को इंफॉर्मेशन दी जाती रही और बच्चे के दिमाग में स्कीमा यानी इंफॉर्मेशन का संगठन होता गया। नई पे पुरानी जुड़ती गई, यानी लाइफ लॉन्ग बच्चा सीखता रहेगा। लाइफ लॉन्ग आप और हम भी सीखते रहते हैं। लाइफ लॉन्ग हम सूचनाओं को ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, नए में मतलब पुराने में नया जोड़ते रहते हैं। नई जानकारी हमें मिलती रहती है, तो हम उसको सीखते रहते हैं, समझाते रहते हैं, अपने दिमाग में बैठा रहते हैं। थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी, नहीं होगी, कब नहीं होगी, अच्छा ये हो गया तो ऐसे हो सकता है। हम जोड़ते जा रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन में क्या कर रहे हैं? जोड़ते जा रहे हैं। समझ में आया ना? तो हम सब गुड्डा अपनी नॉलेज को ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, अपने स्कीमा को ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। हम सब अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी नॉलेज को ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। किसी को डाउट इसमें? ऑर्गेनाइजेशन क्या? क्लियर हो गया है ना? क्लियर हो गया कि पुरानी नॉलेज में नई और भी इंफॉर्मेशन जोड़ते जाना, लेकिन सही नॉलेज होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, हाँ, आज बोलने की आजादी देख रही हूँ, कितनों को आजादी पच रही है और कितने बिल्कुल बेकार कतई काम कर रहे हैं। हाँ, यहां तक समझ में आ गया? बात को समझ में आ गई? पहले बताओ, समझ में आ गया सबको ऑर्गेनाइजेशन क्या? क्योंकि थोड़ी देर बाद में किसी ने भी मुझसे ये कहा, दीदी मेरे को ये नहीं समझ में आया, पकड़ के लेके जाऊंगी वहीं पे और ऐसी गायब करूंगी, 4-5 दिन तक बोलने की आजादी दूंगी ही नहीं, कतई छीन लूंगी। समझ में आ गया? पक्का? ठीक, आगे बढ़ो। अनुकूलन क्या होता है? इंफॉर्मेशन तो इंफॉर्मेशन है, मल्टीमीडिया से भी आती है, यूट्यूब से भी आती है, कहीं से भी आती है। सही में गलत भी घुस सकता है, गलत में सही भी घुस सकता है। तो मेरे को ये लगा, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं तलवारे सुलेमानी। अब मैंने बोला मैं आज अपनी तलवारे सुलेमानी से लिखाऊंगी। तुम सब हंसने लगे, दीदी को देखो, पेन को कह रही है तलवारे सुलेमानी।
अब मैंने तुम्हें देखा, मैंने कहा अरे बागड़ बिल्ले हंस रहे हैं सारे। मैंने कहा गुड्डा काहे को हंस रहे हो, बहन की इतनी बड़ी बेइज्जती। तो कह रहा दीदी इसको थोड़ी ना कहते तलवार सुलेमानी। मैंने कहा और किसको कहते हैं, मेरे घर में तो सभी इसको तलवार सुलेमानी बोलते हैं। तुमने कहा नहीं दीदी इसको पेन बोलते हैं। मतलब मेरे ज्ञान में जो ज्ञान था उसमें लोचा है, क्योंकि तुम मुझ पे हंस रहे हो। तो मैंने कहा यार मतलब मेरे को नहीं पता था, इसका मतलब इसको तलवारे सुलेमानी नहीं बोलते, क्योंकि तुम लोग क्या करने लगे, हंसने लगे। तो मेरी नॉलेज समाज की नॉलेज के अकॉर्डिंग नहीं थी, समाज की नॉलेज के अकॉर्डिंग अनुकूल नहीं थी। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं हर बार अगर तलवारे सुलेमानी बोलूंगी तो तुम हंसोगे ना, बताओ हंसोगे, जाहिर सी बात है। तो मैं क्या कहूंगी, तो मैं अपनी नॉलेज को, अपनी स्कीमा को, है ना, समाज के अकॉर्डिंग चेंज करूंगी। तो अपने ज्ञान को समाज के अनुकूल बनाना, अपने ज्ञान या स्कीमा को क्या करना, अडॉप्टेशन, समाज के अनुकूल बनाना। क्योंकि तुम मुझ पे हंसे तो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है भाई, अनुकूल बनाना। अब क्या ऐसे ही बन जाएगा कि तुम हंसोगे और मैं कह दूंगी मुझे तुरंत ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ओहो इसको पेन कहते हैं, ओहो। ऐसे थोड़ी ना होगा, ऐसे थोड़ी ना होगा। जल्दी से बताओ, क्या ऐसे होगा कि मैंने कुछ बोला कि भाई ये देखो, और तुमने बस हंसे और मेरे को तुरंत भगवान जी आए, गौतम बुद्ध जी की गाड़ी में आपको ज्ञान की प्राप्ति की जरूरत है, और मैंने तुरंत की तुरंत ज्ञान की प्राप्ति करते हुए कहा कि इसको पेन कहते हैं, हाँ इसको पेन कहते हैं, इसको पेन कहते हैं, इसको पेन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये सिंपल सरल शब्दों में अनुकूलन, इसका मतलब क्या, इसका मतलब केवल एक ही बात यह है कि अनुकूलन एक साथ नहीं होगा। मेरा स्कीमा गुंजन क्या था, गलत था। तुम्हारे अकॉर्डिंग, समाज के अकॉर्डिंग मुझे उसे बनाना पड़ेगा। तो क्या केवल हंसने भर से हो जाएगा, या मुझे पता लग गया कि हाँ ये हंस रहे हैं तो बदल जाएगा, नहीं। 3 प्रक्रियाएं होंगी, यानी अनुकूलन में 3 प्रोसेस होंगी। अनुकूलन में क्या होगा गुड्डा, 3 प्रोसेस होगा। क्या होगा मेरे बच्चे, अनुकूलन में 3 प्रोसेस होंगे। अनुकूलन में क्या होगा गुड्डा, 3 प्रोसेस होंगी। अब देखो तुम कहोगे दीदी कैसा याद कराया, एकदम जबरदस्त, मजा आ गया। पहली प्रोसेस जिसको हम कहते हैं असिमिलेशन, असी मिले तुसी मिले काय बात के गिले, आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण। इसका मतलब क्या, तो भैया कभी शाहरुख खान को देखा है, तो कहोगे दीदी हाँ देखा है, कतई ऐसे कहता है, यूं ऐसे, इसका मतलब आजा गले लग जा। असिमिलेशन, असी मिले तुसी मिले, असी मिले तुसी मिले काय बात के गिले। इसका मतलब कि तुम बुरे भी हो तो भी मेरी औलाद है, मैं कितनी भी बुरी तो भी तुम्हारी बहन। अब तो असी मिले तुसी मिले, अब तो असिमिलेशन हो गया है। यानी गलत इंफॉर्मेशन भी हो तो वो भी सही इंफॉर्मेशन के साथ लपेट दी, है ना। यानी सही इंफॉर्मेशन के साथ गलत इंफॉर्मेशन को भी लपेट के चल दिए। मतलब क्या, मतलब ये कि कोई चेंज ही नहीं कर रहे, चाहे गलत है तो भी, चाहे सही है तो भी। असिमिलेशन, असी मिले तुसी मिले काय बात के गिले, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यानी पुरानी ज्ञान में, ओल्ड ज्ञान में आपने नया ज्ञान जोड़ दिया। नया ज्ञान क्या कर दिया, प्लस का साइन दिख रहा है, नया ज्ञान जोड़ दिया। मतलब एग्जाम्पल में लिख लो, एक बच्चा था, उसको पता था 4 पैर वाला कौन होता है, 4 पैर वाला जानवर, उसको पता था 4 पैर वाला जानवर कौन होता है, तो उसको पता था 4 पैर वाला जानवर ना कुत्ता होता है। क्या पता था बेटा उसे, कि 4 पैर वाला जानवर कुत्ता होता है। अब भैया इसने गैया मैया देख ली, उसने पहली बार देखी, पहली बार गाय को देखा, तो क्या बोलेगा, पहली बार गाय को देखा। पहली बार इसने किसको देखा बेटा जी, गाय को देखा। गैया मैया पहली बार देखी, लेकिन दिमाग में किस स्कीमा है कि 4 पैर वाला कौन होता है, कुत्ता होता है। तो गैया मैया को भी कुत्ता बोल दिया। क्या बोल दिया, तो गाय को भी कुत्ता कहा, तो गाय को भी क्या कहा, कुत्ता कहा। गाय को भी क्या कहा, कुत्ता कहा। गाय को क्या कह दिया बेटा जी, कुत्ता कह दिया। भाई साहब सब हंसने लग गए, बोले ये क्या गजब ढाता है भैया। असिमिलेशन, असी मिले तुसी मिले, नो चेंज, नो चेंज गुड्डा। गलत सही में गलत जोड़ दिया, पुराने ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ा, गलत जोड़ दिया और कोई चेंज नहीं करा, उसी में लपेट दिया। जैसे दाल में चावल मिला के लपेटते हो ना, यूं करके यूं, ऐसा ही लपेटा लपाटी कर दी, ठीक है ना। यानी चिड़िया देख रखी थी, इसको पता था ये चिड़िया होती है, कौवा देख के भी चिड़िया ही बोल रहा है,
कौए को भी चिड़िया बोल रहा है, या कौआ देख रखा था आंचल, है ना, इसको लगा उड़ने वाला कौन होता है, कौआ। अब चिड़िया देखी, चिड़िया को भी कह रहा है और कौए तुम कैसे हो। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो रे लाला, मतलब असिमिलेशन, आत्मसातीकरण, कि तुम मुझे अपनी आत्मा में ऐसा बसा लो कि तुम्हारी सारी गलतियां भी स्वीकार और तुम्हारी सारी अच्छाइयां भी स्वीकार, मतलब गलत भी है तो भी स्कीमा बन गया। याद रहेगा, बोलो जल्दी बोलो, अरे भाई बोलो दीदी, याद रहेगा, थम्स अप तो करो कि दीदी भूलेंगे नहीं असिमिलेशन, कल गलती करी तो गर्दन काटूंगी। बताओ जल्दी, जल्दी बताओ कि हाँ दीदी अब नहीं भूलेंगे असिमिलेशन, याद हो गया दीदी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, याद हो गया, जल्दी बताओ, याद हो गया, याद हो गया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, हो गया, थम्स अप करो, जल्दी जल्दी थम्स अप करो, कोई डाउट नहीं, आ जाओ। चलो अब आता है भाई साहब, जब मैंने गाय को कुत्ता कहा, तुम बहुत जोरदारी से हंसे मुझ पे, मेरे को लगा अरे क्या बात है यार, लोग हंस रहे हैं मुझ पे, मतलब कतई हम क्या, कतई जानवर टाइप आदमी है, हमको पता नहीं है क्या, मतलब हमने कुछ गलत कह दिया है क्या। तो फिर मैंने, जब तुम मुझ पे दांत फाड़ फाड़ के हंसे, तो मैंने समायोजन किया, अकोमोडेशन, समायोजन यानी अकोमोडेशन, यानी मैंने अपने स्कीमा में, नए स्कीमा में बदलाव किया। तुमने कहा अरे इसको देखो तो सही दीदी, इसके तो पूंछ भी है, इसके तो सींग भी है, कुत्ते के क्या सींग होता है। तो मैंने कहा हाँ बात तो सही है यार, बात तो सही कह रहे हैं यार, कुत्ते के सींग तो नहीं होते, तो ये तो कोई अलग ही है। तो मैंने ये समझ लिया कि मैंने गलती की भाई, ये तो समझना भी बड़ी बात है ना। मैंने कहा यार इसके तो पूंछ भी दिख रही है यार, कुत्ते के तो इतनी बड़ी पूंछ भी नहीं होती है, इसके सींग भी है, बात तो सही कह रहे हैं। तो मैंने क्या करा, समंजन, समायोजन, अकोमोडेशन करा, यानी मैंने अपने क्या करा, मैंने अपने नए ज्ञान में बदलाव किया। क्या किया, नए ज्ञान में बदलाव किया। जो मैं गाय को भी कुत्ता कह रही थी, तो मैंने अपने नए ज्ञान में क्या किया, बदलाव शब्द आ जाए, परिवर्तन शब्द आ जाए, है ना, तो समझ लेना, चेंज शब्द आ जाए तो समझ लेना कि मैंने क्या किया, अकोमोडेशन किया। तुमने मुझसे कहा ना कि दीदी देखो, देखो दीदी इसके सींग भी है, देखो दीदी इसके लंबी वाली पूंछ भी है, देखो दीदी इसके तो थन भी है। मैंने कहा हाँ यार कुत्ते के तो नहीं होते, बात तो सही कह रहे हैं बच्चे। तो इसका मतलब मेरे को इतना समझ में आ गया कि यार मामला गड़बड़ है, इसको कुत्ता नहीं बोल सकते। तो मैंने अपने नई नॉलेज में परिवर्तन किया। परिवर्तन का मतलब मैंने एकोमोडेशन किया, मैंने समायोजन किया, मैंने परिवर्तन किया, मैंने संशोधन किया, मैंने बदलाव किया, मैंने चेंज किया। जब ये शब्द आ जाए तो समझ लेना अकोमोडेशन, ठीक। और जब मैंने इसमें बदलाव किया तो अब मैं ऐसे थोड़ी ना बोल दूंगी अच्छा अच्छा ये घोड़ा है, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। क्या कहेंगे, जाहिर सी बात है गुड्डा कि फिर मेरा स्कीमा तुम्हारे जैसा बन जाएगा। क्या हो जाएगा, संतुलनीकरण या संतुलीकरण बोल दो। क्या हो जाएगा, फिर मैं सही स्कीमा बना लूंगी ना, जब मैं बदलाव करूंगी तो मैं गलती सुधारूंगी। संतुलीकरण यानी मैं इक्विलिब्रेशन, क्या बोलोगे, इक्विलिब्रेशन, मैं संतुलीकरण करूंगी, यानी मैं सही नॉलेज बना लूंगी। क्या करूंगी, संतुलीकरण, जो असंतुलन था वो खत्म हो गया, सही स्कीमा का निर्माण करना। क्या कर लिया मैंने, सही नॉलेज बना ली, मैंने सही नॉलेज बना ली, मैंने सही इंफॉर्मेशन ले ली। अब तुम भी कह रहे हो कि दीदी ये गैया मैया, और मैं भी कह रही हूं कि ये गैया मैया है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। तो अब इसका मतलब हमें 1% भी दिक्कत नहीं। एक बार ध्यान से सुनना भाई, दोबारा से, नॉलेज जब दिमाग में जाती है तो स्कीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कीमा, क्या बोलते हैं, स्कीमा। जैसे मुझे लगता है कि टीचिंग के बच्चे बहुत जहीन, जहीन का मतलब होता है बहुत सभ्य, बड़े प्यारे, बहुत ही क्या बोलते हैं, आदर्शवादी टाइप के बच्चे होते हैं। ये मेरा स्कीमा है। अब ये स्कीमा मेरे पास है, ऐसे ही तुमने मुझसे बातें करी, प्यारी प्यारी दीदी दीदी ये वो, तो मेरे पुराने स्कीमा में नए ज्ञान जुड़ते रहे, मुझे लगा सब कुछ बढ़िया। फिर एक दिन हुआ कि कोई बच्चा आया, वो मेरे ज्ञान में गड़बड़ी मचा के चला गया। यानी मैंने देखा कि भैया मेरी नॉलेज को समाज के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं हो पा रही है, मेरी नॉलेज समाज के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं है। मैं इसको बोलती थी क्या, तलवारे सुलेमानी।
तुम लोग बोलते थे पेन, तो तुम लोग मुझ पे हंसने लगे, तो मेरे को ये पता लगा कि भाई मेरी नॉलेज समाज के अकॉर्डिंग क्या है, मेरी नॉलेज समाज के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रही। तो अब मुझे अपनी नॉलेज सही करनी पड़ेगी, सही स्कीमा बनाना पड़ेगा। तो के मेरी नॉलेज गलत बनी कैसे? तो पहले गलत बनी असिमिलेशन की वजह से, मैंने अपने पुराने ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ दिया। मेरे को किसी ने बोला था कि तलवार सुलेमानी से हम ऐसा इतिहास लिखेंगे, ऐसे समझ लो विपिन भैया ने मुझसे कहा था कि तलवार सुलेमानी से हम ऐसा इतिहास लिखेंगे कि आने वाला वक्त टारगेट विद अंकित को याद रखेगा। तो मुझे लगा ये तलवार सुलेमानी है, तो वो बात नॉर्मल पेन की कह रहे थे, मैंने इससे समझ लिया। यानी मैंने अपने पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ लिया बिना परिवर्तन के। जैसे ये भी मैंने एक एग्जांपल दिया, समायोजन जब मैं अपने नए ज्ञान में बदलाव करूं और मैं बदलाव करूंगी तो जाहिर सी बात है सही स्कीमा का निर्माण होगा, संतुलीकरण होगा। बोलो तारा रारा, कोई दिक्कत? बताओ, कोई दिक्कत? जीन प्याजे की चारों स्टेज। पहली स्टेज संवेदी पेशीय। संवेदी पेशीय स्टेज के अंदर 6 सब स्टेजेस, 6 की 6 सब स्टेजेस याद होनी चाहिए किस स्टेज में क्या करते हैं, ठीक है ना। हाँ, नई नॉलेज में बदलाव अकोमोडेशन होता है एकता। स्टेप की सब स्टेजेस, अरे आप एक बार रिवाइज करना, कल जब मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगी तब फिर से रिवाइज करा दूंगी। आप कोई चीज अगर देखो, हर तरीके का बच्चा होता है, ये 5 उंगली बराबर है नहीं। किसी बच्चे को पहली बार में याद हो गया क्लास में, किसी बच्चे को उसको एक बार और याद करना पड़ा, किसी को उसको 2 बार करना पड़ा, किसी को 3 बार, किसी को 4 बार करना पड़ा। तो अपना कंपैरिजन दूसरों से मत करा करो कि एक ही बार में मुझे समझ में आ जाए। पहले अपनी तरफ से पूरा फुल एफर्ट लगा लिया करो कि मैंने इसको 5 बार पढ़ लिया आपके कहने पे, अब भी मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो तुम्हारी बहन फिर से हाजिर है। 5 बार ऐसे नहीं पढ़ना है, उस वीडियो के पोर्शन को दोबारा वहीं से देख लो, चाहे 1.5x पर देख लो, चाहे 2x पर देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, मेरी बात समझ गए? मेरी बात समझ गए? ठीक। फिर उसके बाद आई कौन सी स्टेज? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा इलॉजिकल बातें करता है, उसके अंदर केंद्रीयकरण है, उसके अंदर ईगो सेंट्रिसिज्म है, उसको लगता है पूरी दुनिया मेरे इर्द गिर्द घूमती है, मैं जैसा हूं वैसे ही दुनिया है ना, मैं जैसा सोचता हूं वैसी दुनिया सोचती है, ठीक है ना। और मैं मतलब अरे मेरे को यहाँ से जैसा दिखाई दे रहा है ना ये पहाड़, उधर से तुझको भी ऐसा ही दिखाई दे रहा होगा। काय दिखाई दे रहा होगा रे? मेरे को अलग तरीके से दिख रहा है, तेरे को अलग तरीके से दिख रहा है, तू अलग जगह खड़ा हुआ है, मैं अलग जगह खड़ा हुआ हूँ भाई, लेकिन उसको लगता यही है। फिर आती है कौन सी स्टेज? फिर आती है वो स्टेज जिसको हम कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक। बच्चा लॉजिकल हो गया, संरक्षण करना सीख गया, पलटना सीख गया, है ना, डिसेंट्रलाइजेशन सीख गया, क्रमबद्धता सीख गया, सकर्मक अनुमान सीख गया। सकर्मक अनुमान यानी चीजों में संबंध बताना, दिख रही हो उन चीजों में संबंध बता देता है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल डिक्लेज सीख गया, यानी संरक्षण भी सरल से कठिन की तरफ बढ़ रहा है, संरक्षण करना भी, ठीक है ना, सरल से कठिन की तरफ जा रहा है। फिर सीख गया यही बच्चा और इंटेलिजेंट हुआ, क्यों? क्योंकि उम्र बढ़ी, मानसिक रूप से क्या हुआ? मानसिक रूप से क्या हुआ? अनुकूलन में एक आत्मसातीकरण, एक समायोजन, बात एक ही है, आत्मसातीकरण असिमिलेशन और समायोजन या अकोमोडेशन, ठीक है ना, समायोजन अकोमोडेशन। तीसरा होता है जब आप अकोमोडेशन करोगे तो सही स्कीमा बनाई लोगे तो संतुलीकरण, इसलिए कहते हैं, ठीक है। जब अमूर्त हुआ तो परिकल्पनात्मक निगमन, प्रपोजिशनल थिंकिंग, आप प्रस्तावक सोच, यानी हायर लेवल के आप ऐसे अमूर्त चीजों पर चिंतन करने लगे, उनके बीच में संबंध बताने लगे। पढ़ना अच्छे से समझ में आएगा, स्कीमा बनाते हैं ये भी समझ में आ गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, नोट डाल के लिखो जो ऐसा इंपॉर्टेंट डीप में बात है कि दिल कतई धुरुर धुरुर कर जाएगा। तुम्हें क्या लगता है स्कीमा शब्द सबसे पहले इसी भैया ने दिया था? बताओ मुझे, तुम्हें क्या लगता है कि स्कीमा शब्द सबसे पहले किसने दिया था? बताओ एक बार, तुम्हें क्या लगता है? ए बबुआ बताए रही ना, काहे नहीं बताते? जल्दी बताओ, तुम्हें क्या लगता है स्कीमा शब्द सबसे पहले किसने दिया था? कोई भी? संगठन और आत्मसातीकरण में अंतर है। संगठन में सही स्कीमा होता है और आत्मसातीकरण में आपने पुराने ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ लिया है, जो कि गलत है। ये लगता है तुम्हें, है ना, ये तुम्हें लगता है, गलत लगता है।
लिखो, पहला शब्द लिखो। स्कीमा शब्द का पहली बार, पॉइंट नंबर 1 डालो। स्कीमा शब्द किसी को भी बेहोश कर देना, नई बातें पता लगाती हूं, अभी तुम्हें बताती हूँ। स्कीमा शब्द का पहली बार प्रयोग, पहली बार यूज 1932 में फ्रेडरिक बार्टलेट ने किया था। फ्रेडरिक बार्टलेट ने किया था, यानी बाद में लेकर आए जीन पियाजे बाद में। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, याद रखना प्री ऑपरेशनल स्टेज में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के क्या कहना चाहिए, ईगोसेंट्रिसिज्म यानी अहम केंद्रितता का परीक्षण करने के लिए। ईगोसेंट्रिसिज्म जिसको हम कहते हैं अहम केंद्रितता, क्या कहते हैं, अहम केंद्रितता, है ना। बच्चे के अहम केंद्रितता का परीक्षण करने के लिए, बच्चे की अहम केंद्रितता का परीक्षण करने के लिए तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे की ईगोसेंट्रिसिज्म का परीक्षण करने के लिए कि ईगोसेंट्रिसिज्म होता भी है या नहीं होता, इस चीज के लिए उन्होंने 3 माउंटेन टेस्ट किया था। कौन सा परीक्षण किया था? 3 माउंटेन टेस्ट किया था, कि बच्चे को एक तरफ खड़ा किया और उससे कहा कि तुम्हें ये पहाड़ कैसा दिखता है, और फिर उससे कहा कि इन अंकल जहां पे खड़े हैं, या डॉल रखी थी, कि इस डॉल को वहां से पहाड़ कैसा दिखता होगा। तो फिर बच्चे ने कहा ऐसा ही दिखता होगा जैसा मुझको दिखता है। समझ में आ गया कि बच्चे का इतना विकसित पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता कि वो दूसरों को क्या कहेंगे, कि वो दूसरों को, है ना, क्या कर सके, कि दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सके, दूसरों के दृष्टिकोण को समझ सके। ठीक, तीसरा पॉइंट लिखो कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या कहोगे, कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के उच्च चिंतन को समझने के लिए, कि बच्चा हायर लेवल का चिंतन करता है, बच्चे के उच्च चिंतन को समझने की क्षमता को समझने के लिए, कि बच्चे के अंदर उच्च चिंतन करने की क्षमता होती है, उच्च चिंतन को समझने के लिए पेंडुलम प्रयोग किया गया था। कौन सा प्रयोग किया था? इन्हीं ने किया था, पेंडुलम प्रयोग किया था। मतलब पेंडुलम लटका दिया था और कहा था कि अगर इसकी लंबाई बदल दी जाए तो फिर क्या असर पड़ेगा, अगर इसके भार को बदल दिया जाए तो कितनी जल्दी स्पीड लेगा, वो हर एक बात को समझने के लिए कहा था। कल और क्या पूछूंगी बेटा, इसी से तो क्वेश्चन पूछूंगी। आज तुम रिवीजन करके आओ, कल शाम 6 बजे टीचिंग एग्जाम TWA जो आपका यूट्यूब चैनल है, वहां न केवल जीन पियाजे बल्कि एक नया टॉपिक जो आप पढ़ोगे आपका वाइगॉट्स्की, दोनों के 50 क्वेश्चन मिला के पूछ रही हूँ। तो 5 या 2-3 क्यों पूछूं, आप पढ़ के अच्छे से रिवीजन करके आ जाना, कल मिलते हैं अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से। अच्छा, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। नोट नंबर 4, जीन पियाजे क्या मानते हैं, तो लिखना, जीन पियाजे कहते हैं कि ये चारों स्टेजेस, जीन पियाजे क्या कहते हैं कि चारों स्टेजेस, ये 4 जो स्टेजेस हैं जो बताई थी आपकी संवेदी पेशी से औपचारिक संक्रियात्मक, कि 4 स्टेजेस जो हैं, है ना, सार्वभौमिक हैं, यानी दुनिया का हर बच्चा इसी क्रम में इन स्टेजेस से गुजरता है। सार्वभौमिक हैं व अपरिवर्तनीय हैं। क्या हैं? अपरिवर्तनीय हैं। सार्वभौमिक हैं और कैसी हैं? अपरिवर्तनीय हैं। क्या हैं? सार्वभौमिक हैं और अपरिवर्तनीय हैं। ठीक बेटा जी, याद रखिएगा। अब हम उठाते हैं किसको? वाइगॉट्स्की को। तो वाइगॉट्स्की का थोड़ा सा समझ लो। एक तो रशियन मनोवैज्ञानिक हैं, रशिया से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं बेटा जी? रशिया से। रशियन मनोवैज्ञानिक हैं, रशियन मनोवैज्ञानिक। और वाइगॉट्स्की जो हैं बेटा जी, इनका ये मानना है, इनके सिद्धांत का नाम है कि बच्चा जो है, अच्छा एक पॉइंट और लिख लो, 5वां पॉइंट, कि जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा
बच्चा वातावरण के साथ सक्रिय जुड़ाव से सीखता है, वातावरण के साथ सक्रिय जुड़ाव से सीखता है, यानी खुद से वातावरण से अपने अड़ोस पड़ोस की चीजों को तोड़ फोड़ के खुद से सीखता है। 3 माउंटेन टेस्ट की हिंदी, 3 का मतलब क्या होता है बेटा जी, माउंटेन का मतलब क्या होता है और टेस्ट का मतलब क्या होता है। और लाडो, अगर मेरी प्यारी गुड़िया, अगर तुम्हें 3 माउंटेन टेस्ट को हिंदी में बोलना नहीं आ रहा तो बेटा जी बुरा तो लगेगा, लेकिन कहे बगैर मैं मानूंगी भी नहीं कि फिर आप पे जब आपकी जॉब लग भी गई ना बेटा जी, और फिर आपके यहाँ पे पता लगाने के लिए कोई बीएसए आया, आपकी रील कट जाएगी। समझ रहे हो ना रील कटने का मतलब। गौर से देखिए इस अध्यापक को, इसको अंग्रेजी के बेसिक शब्द नहीं आ रहे, ये अपने बच्चों को क्या सिखाएगा। इनसे डीएम साहब ने, इनसे बीएसए महोदय ने ये पूछा 3 माउंटेन टेस्ट क्या होता है, ये उसमें 3 की या माउंटेन की या टेस्ट की हिंदी नहीं बता पाई। क्या हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य ऐसे टीचर के हाथ में है? तो ऐसी रील नहीं कटानी ना। तो बेसिक चीज है, 3 का मतलब क्या, माउंटेन का मतलब क्या, टेस्ट का क्या, तोड़ के हिंदी में इसको नोट कर लेना है, पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत बेसिक बात थी। 3 का मतलब सब जानते होंगे, माउंटेन सब जानते होंगे, और टेस्ट का मतलब भी सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल बुनियादी बात है जो एक बच्चा बीटीसी या बीएड करके बैठा है तो मैं उम्मीद करती हूँ उसको आना चाहिए। और नहीं आता तो मैं आपको बता दे रही हूँ भविष्य क्या होगा। वास्तव में हो सकता है आपको लगे दीदी ने एग्जरेट कर दिया इस बात को, दीदी ने इतना बड़ा चढ़ा दिया, लेकिन बेटा ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। अगर आप इतनी बेसिक नहीं कर पाओगे तो जब आप स्कूल में टीचर बन के पढ़ाने जाओगे, है ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी बाबू। कोई मतलब कहीं से भी रील कट जाएगी और कतई मतलब फिर तो मतलब समझ रहे हो ना, 2 मिनट में वायरल हो जाता है मामला गड़बड़ हो जाता है, बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो इतना बेसिक आना चाहिए बेटा, है ना। बताने को मैं बता सकती थी, लेकिन मेरा काम है कि मैं आपको पुश करूं, अगर आपको नहीं आता तो आप जाने, है ना। देखो यहाँ पे इतने इतने इसके हिंदी में अनुवाद आ गए कि मैं कह नहीं सकती। किसी ने लिख दिया त्रिपर्वतीय परीक्षण, किसने लिखा 3 पहाड़ वाला टेस्ट, कोई कह रहा 3 पर्वत का टेस्ट दीदी, 3 पहाड़ी का टेस्ट दीदी, ये भी लिख के भेज दिए इन्होंने। ठीक है, थोड़ा सा वर्क करो बेटा, बेसिक चीज है ना। अगर कुछ भी ऐसा होगा जो मुझे लगेगा कि मुझे आपको बताना चाहिए तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी, लेकिन ये तो बहुत बेसिक चीज है मेरा बच्चा, ठीक है ना। तो बच्चा वातावरण के साथ सक्रिय जुड़ाव करता है, यानी खुद ही वातावरण में, है ना, जो चीजें उसके आसपास में मौजूद होती हैं उनको तोड़ फोड़ के जानने की कोशिश करता है गुड्डा, है ना, उनको तोड़ फोड़ के जानने की कोशिश करता है। ये बेसिक चीज तो बेटा, है ना, एफर्ट डाला करो, खुद से पता लगाया करो, और आनी चाहिए बिट्टू। हम इतने बड़े हो गए, ये इतनी बेसिक चीज तो हमें आनी चाहिए ना, ठीक है ना। हाँ ठीक है, मंडे पढ़ेंगे वाइगॉट्स की। चलो पूछो, क्या पूछ रहे थे, पूछो क्या कह रहे थे। अच्छा देखो भैया, जो 2-3 चीज मैंने देखी, जैसे एक बच्चा शुरू में बोल रहा था, फिर मैंने उसको कहा कि अरे स्कीमा गलत बना देते, तब जाके वो चुप हुआ था। देखो गुड्डा, अगर तुम सेकंड सेमेस्टर में हो या तुम थर्ड सेमेस्टर में हो और तुम फोर्थ सेमेस्टर में नहीं हो तो तुम फॉर्म नहीं भर सकते, बिल्कुल सही बात है। तो दीदी हमें पढ़ाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, हम क्या करें। तो मेरा बच्चा एक काम करो, तुम ये यूपी टेट तो नहीं दे पाओगे, लेकिन मैंने तुम्हें कहा एमपी के अंदर एमपी टेट आएगा, सीधे जॉब मिलेगी। मैंने तुमसे कहा कि सी टेट भी आएगा, उसमें भी तुम्हारा कुछ तो फायदा होगा, तुम कुछ तो पढ़ोगे। तुम ये सोचो तुम्हें रिफंड मिलेगा, तो रिफंड भी नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई तुम्हारा 1 महीने से ज्यादा हो गया, तो 1 महीने से ज्यादा तुम पढ़ लिए तो वो तो संभव नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हो। तो अपनी तैयारी ही कर लो। या मैं अभी बात करूंगी रोहित भैया से, अंकित भाई से, कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं इन बच्चों के लिए, है ना, फ्यूचर के लिए कुछ कर दें किसी भी चीज में, तो वो वाला मामला है। ठीक है बेटा जी। हाँ पूछो, और क्या पूछना है। अदर स्टेट वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, क्यों, क्या दिक्कत होगी बेटा जी। मैं मॉर्निंग में क्लास, अरे कितनी बार बोलूं, कल शाम 6 बजे टीचिंग एग्जाम TWA के चैनल पर, आपका जीन पियाजे और वाइगॉट्स की यूट्यूब चैनल पर जीन पियाजे और वाइगॉट्स्की के क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। जीन पियाजे जो तुमने पढ़ लिया और वाइगॉट्स्की जो तुम पढ़ोगे, और फिर दोनों के बीच का अंतर और समानता जो तुम्हें पढ़ाऊंगी, ये वाला, ठीक है ना। पियाजे ने दिया बेटा, पियाजे ने चेक करने के लिए ही तो किए ये टेस्ट, ठीक है ना।
हाँ 4 सेमेस्टर में दे देना टेट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो ओके। ठीक, सार्वभौमिक का मतलब होता है जो दुनिया में हर जगह होगा, उसको हम बोलते हैं सार्वभौमिक। जैसे हम बोलते हैं ना ईश्वर सार्वभौमिक है, हवा सार्वभौमिक है, हर जगह हवा है गुड्डा। सूर्य सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, हर जगह हवा है ना, हर जगह सूर्य है। तो सार्वभौमिक का मतलब जो हर जगह हो। तो जीन पियाजे कहते हैं ये चारों स्टेजेस में बच्चा चलता है, और दुनिया में बालक चाहे अमेरिका में पैदा है जाए, चाहे मथुरा में पैदा है जाए, चाहे वृंदावन में पैदा हो रहो, चाहे तुम्हारे अंडमान निकोबार पे पैदा है रहो, वो बालक जो है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग इन्हीं 4 स्टेजन ते गुजर रो है ना। तो सार्वभौमिक कह दी उनने, का कह दी, सार्वभौमिक कह दी, ठीक है ना, का कह दी, सार्वभौमिक। और अपरिवर्तनीय मतलब जहां में कोई परिवर्तन ना है सके। अगर तुम जे सोचो कि अरे नाए मैं तो पहले मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में चले जाऊं, तो जे ना है सकेगा बेटा। पहले तुम नन्हे बच्चा ही रहोगे, फिर मूर्ख बच्चा रहोगे पूर्व संक्रियात्मक में, फिर जाके मूर्त संक्रियात्मक में पहुंचोगे। समायोजन का मतलब जब हम अपनी नई नॉलेज में परिवर्तन करते हैं, बदलाव करते हैं, उसको हम बोलते हैं। हाँ बेटा प्रियांशु हुआ तो है बेटा, आप क्या कह सकते हैं मेरे बच्चे, इन्होंने बदल दिया, अब क्या कह सकते हैं। आप भी अपनी तैयारी कर रहे थे, हम भी अपने बढ़िया तरीके से करा रहे थे, अब इन्होंने बहुत सारी चीजें बदली हैं, इन्होंने तो बीएड वाली बात को भी डाल दिया एकदम बढ़िया तरीके से। वो 3 माउंटेन मुझे बहुत अच्छा लगा, NKM आई लव यू। 3 माउंटेन फेडरिक ने बनाया था, लेकिन यूज किसने किया उसको, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ईगो सेंट्रिसिज्म को समझने के लिए उस प्रयोग को यूज करने वाला जीन पियाजे था। ऐसे ही जैसे स्कीमा शब्द बनाया दूसरे भैया जी ने था, है ना, स्कीमा शब्द बार्टलेट का बनाया हुआ है, लेकिन उसको इस्तेमाल किसने किया, जिसको आज हम पढ़ते हैं, पियाजे ने पढ़ा। ठीक है ना, चलो बेटा बाय। तो कल मिलना है, ऐप पे नहीं होता, यूट्यूब पे होगा, कल मिलना शाम 6 बजे। कल शाम 6 बजे इसलिए रखी है क्योंकि मुझे पूजा करने का मौका नहीं मिलता यार प्रॉपरली। तो और तुम भी घर से फ्री हो जाते हो पूजा पाठ कर के, तो सवेरे रखने की जगह मैंने कल शाम 6 बजे रखी है। 6 बजे मिलेंगे सारे बहन भाई, 2 घंटा चुप बैठ के चुप पढ़ोगे मेरे संग में। क्या था, क्या लिखना था, CDP। अब बताओ क्या कह रहे थे। हाँ खराब कर दिया बेटा जी। हाँ MKM, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैंने अभी यही तो कहा, फारसी में थोड़ी ना कहा। उसका यूज किसने किया, मैंने क्या लिखा, उस सिद्धांत का प्रयोग ईगो सेंट्रिसिज्म को समझने में किसने किया, मैंने क्या लिखा है। कैसी बातें करते हो बेटा, लकीर के फकीर नहीं बनना, यही काम नहीं करना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के ईगो सेंट्रिसिज्म का परीक्षण करने के लिए 3 माउंटेन टेस्ट किया। मतलब बच्चे के अंदर ईगो सेंट्रिसिज्म होता है, उसको चेक करने के लिए 3 माउंटेन टेस्ट कर रहे हैं। मैंने ये तो नहीं कहा कि 3 माउंटेन टेस्ट बनाया, समझो यार। पेंडुलम, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के उच्च चिंतन को समझने के लिए पेंडुलम प्रयोग किया। लकीर का फकीर नहीं बनना है, थोड़ा बड़े, थोड़ा समझदार, थोड़ा बुद्धिमान बन जाओ, वरना ये भेड़िया पकड़ के ले जाएगा। ठीक है, चलो बाय बाय, ध्यान रखेंगे अपना। ठीक है, चलो।